कहते हैं कि इंसाफ ताखीर से मिले तो इंसाफ इनकारी होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अदालती निज़ाम पर बोझ और कानूनी निज़ाम में खामियों की वजह से ऐसी अलमनाक कहानियां सामने आती रहती हैं जहां इंसाफ की आरजू में उम्रें बीत जाती हैं तो कोई इंसाफ की आस लिए दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। ऐसी ही एक दास्तान मंडी बहाउद्दीन के मोहम्मद इकबाल रांझा की है, जो 22 साल नाजरीन 22 साल जेल की कालकोठरी में घुट घुट कर जिंदगी गुजारता रहा। सर पर सजाए मौत की तलवार लटक रही थी। 1998 में वो 17 साल की उम्र में सलाखों के पीछे था। मंडी बहाउद्दीन में 5 लोगों ने एक वैन को लूटने की कोशिश की थी। मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया था और इस केस में पुलिस ने इकबाल रांझा समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया था। 4 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि मोहम्मद इकबाल को 1999 में सजाए मौत सुनाई गई। साल 2000 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसकी रूह से नाबालिग मुजरिमान की सजाए मौत खत्म कर दी गई थी। मकतूल के वरसा ने 2004 में इकबाल रांझा को माफ भी कर दिया, लेकिन उनकी सजा इसलिए खत्म ना हो सकी कि कुछ मुकदमात की दफात नाकाबिले माफी थी। 2016 में उनकी सजाए मौत पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया और ऐसे में एक समाजी तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आगे आई और हाई कोर्ट में उनके मुकदमे की पैरवी की। अदालत आलिया ने जून 2019 में इकबाल रांझा की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उम्र कैद पाकिस्तान में अमूमन 20 साल की होती है और इकबाल तो 22 साल जेल की कैद में गुजार चुके हैं। हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। इकबाल रांझा को बड़ों की जेल में रखा गया था। वहां उन पर जो गुजरने वाले हालात थे नाजरीन, वो दिल दहला देने वाले हैं। मगर इससे भी बढ़कर अलमिया ये हुआ कि जेल की कैद के दौरान ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। माँ और बाप के जनाजे को कंधा देना तो दूर की बात, अपने वालिदैन का आखिरी दीदार तक ना कर सके। आज हम खुद इकबाल रांझा से जानेंगे कि 22 साल कैद के दौरान वो किन किन सौदों से गुजरे और खुद उन पर लगाए गए इल्जाम के बारे में उनका क्या कहना है। इकबाल रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इस मामले के ऊपर बात करने के लिए। इकबाल साहब, 22 साल एक लंबा अरसा, यकीनन आपके पास बताने के लिए एक पूरी दास्तान है और मेरे पास भी पूछने के लिए बेशुमार सवाल हैं। आगाज में आप सबसे पहले अपनी जुबानी ये बताइए कि ये आखिर था क्या जिसकी सजा आपने काटी। जी मैडम साहब, आप जिस तरह बता रही हैं कि वकूआ हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका एक 17 साल बच्चे को क्या इल्म हो सकता है, आप खूब भी अंदाज़ा लगा सकती हैं। क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम स्कूल पढ़ने की थी, लेकिन ये मैं 5वीं में तकरीबन 5वीं में था तो 2 साल हुए मैंने स्कूल छोड़े। लेकिन उस तो बाद मैं जेल में गया तो वहाँ तलीम का निज़ाम नहीं था। बाद में का जो हुकूमत आई उसने ये शुरू किया तलीम का। मुझे तलीम में लगाव था, लेकिन बाद में बताऊँगा। लेकिन जेल के हालात जो हैं वो एक संगीन है। जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि जेल एक जन्नम है। जन्नम एक इस तरह के जिस तरह बाहर दुनिया थे कोई जेल में एक मिसाल दी जाती है कि बाहर दुनिया में आऊँगा तो बताऊँगा, यानी कि दुनिया में बाहर दुनिया है तो जेल जो है वाकई एक जन्नम है, बहुत मुश्किल जगह है। इकबाल साहब, जेल में आपका वक्त कैसा गुजरा ये भी मैं यकीनन आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले इस केस के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 5 लड़कों को सजा हुई, जिनमें से 3 को 10-10 साल के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन आपको क्यों पहले मौत की सजा फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उम्र कैद भी 20 की बजाय 22 साल, ये क्यों हुआ? जी मैं तो क्या बता सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कैसा क्यों हुआ। जो अदालती निज़ाम है वो बता सकते हैं कैसा क्यों हुआ। क्योंकि मैं तो एक जेल में था, वकीलों ने जड़े ने जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने बहुत रौला पाया है मेरे वास्ते। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने कोशिश से तामन दे नाल ही मैं आज बाहर हूँ, आपके इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा इकबाल साहब, जो आप पर इल्जामात लगाए गए हैं, जो दफात आपके ऊपर लगाई गई है मुकदमे में, जिसमें डकैती भी शामिल है, वो तमाम इल्जामात क्या थे, उनके बारे में आप खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या इन इल्जामात का एतराफ़ करते हैं आप? जी नहीं, इतराफ़ इसलिए नहीं करता कि 17 साल का बच्चा है वो दहशतगर्दी किस तरह कर सकता है। मैडम साहब आपको बखूबी जानती होंगी, एक आम ऐसा तो तेज़ तराज ज़माना है, वो ज़माना भी थोड़ा बैकवर्ड था, वो क्या कर सकता है बच्चा एक? अच्छा। इस तरह कर सकता है कोई दहशतगर्दी कर दे उठ के? ये मुमकिन नहीं।
ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। निज़ाम, पुलिस का निज़ाम ही ऐसा था कि चलो मैं पैसे नहीं दे सका, मुझे फंसा दिया गया। किसने जिन्होंने फंसाया पैसे इकबाल साहब दिए वो, आपको? जी किसने फंसाया आपको? क्या दफ़ा इस केस 302 में, इस केस में, जिस जी केस में आपने 22 साल जेल काटी, इस मामले में आपको किसने जी फंसाया? मैडम साहब वो भी हैं, कोई हमारी ज़मीन थेलने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। मैं आज अभी बताना नहीं चाहता वो, क्योंकि बहुत मुझे मुश्किल होगी यहाँ टाइम आपको पास अभी भी करने के खतरा लिए। उनसे? जी बिल्कुल है खतरा, खतरा बिल्कुल है। अभी मैं ऐसा ही है जैसे कोई लुक लुका कर टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जेल से आने के बाद जिन लोगों से आपको खतरा है, उन लोगों ने फिर से आपसे राब्ता किया, कोई धमकी दी आपको, डराने की कोशिश की आपको, और इस सिलसिले में क्या आपने पुलिस को बताया, पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा? जी नहीं, फिलहाल तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझे इल्म है कि वो करेंगे ज़रूर। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इत्तला मिल रही है कि वो ऐसा करेंगे। जी मुझे फिर फंसाने की कोशिश करेंगे या धमकाने की कोशिश करेंगे। अच्छा इकबाल साहब, आप कम उम्री में जेल गए, आप जैसे वहां पर और भी बच्चे थे और खतरनाक मुजरिम में थे, कैसा माहौल था जेल के अंदर, कैसा सलूक किया जाता था आपके साथ और दीगर बच्चों के साथ उस जमाने में? जी जेल का माहौल ख़राब सी। एक तो बच्चे होते हैं, वो नाबालग होते हैं, एक बड़े होते हैं, वो जराइम पेशा होते हैं, उनकी ज़िंदगी जराइम में गुजरती है। और बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि कोई कच्चे ज़हन होते हैं उनके, यानी कि उनको जराइम में लगा दिया जाए। अच्छा। या उनको पैड़े कामों पर लगा दिया जाए। लेकिन मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पैड़े कामों और जराइम की दुनिया में नहीं जाना पड़ा। मैंने कुरान पाक जेल में पढ़ा है और अठवीं भी की है। उस तो बाद में मैट्रिक का इम्तहान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 648 नंबर आए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा इस जराइम की तरफ ध्यान नहीं गया। अच्छा, जो जेल में ये आपकी पढ़ाई का वक्त था, आपने बताया कि आपने जेल में मैट्रिक का इम्तहान भी पास किया, पढ़ाई को आप जेल में कैसे वक्त देते थे? जेल इंतजामिया ताउन करती थी आपके साथ? जी कैदी तामन करते थे, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनसे उनके लिए उनकी रिक्वेस्ट की जाती है कि मेहरबानी किए थोड़ा 5 मिनट मुझे भी दें या 10 मिनट दें अगर पढ़ा सकते हैं। तो वो जो अच्छे इंसान होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों को तालीम दी जाए। मैंने कुरान पाक पढ़ा है और जेल में 3 लोगों को मैंने कुरान पाक पढ़ाया है। मेरी कोशिश थी कि जो मुझे इल्म हासिल हुआ है मैं लोगों को भी दूँ। तो अच्छे इंसान होते हैं, जो कोई जराइम पेशा होते हैं वो जराइम की दुनिया के साइड पर लेकर जाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो तालीम की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा इकबाल साहब, अभी जब मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने मुझे ये बताया कि जेल के अंदर जो माहौल था उसमें आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और जब आप कम उम्र में थे तो आपके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई। वो वाकया आप जरा मुझे बताइए कि वो क्या था? जी मैडम साहबा, वो जेल में तशद्दुद होता है, लेकिन कोई कसूरवार हो तो उस पर, लेकिन आम नहीं होता। लेकिन अच्छे इंसान हैं जेल में, बहुत अच्छे अफसर भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन मिक्स दुनिया है जी। बाकी वाकयात जो जेल में होते हैं वो आप मैं अफसरान या जेल इंतजामिया की नहीं बात कर रही, चूंकि आपने खुद बताया कि आपको दीगर खतरनाक कैदियों के साथ रखा जाता था जो उम्र में आप लोगों से बड़े भी थे और आपके साथ दीगर भी कम उम्र कैदी वहां पर थे, उनका रवैया कैसा था? उनकी जानिब से तशद्दुद किया जाता था? जी नहीं, मेरे नाल तो अच्छा तावन सी उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन जो दीगर लोग हैं वाकयात सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, वो संगीन तार होते हैं, वो संगीन होते हैं जो देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। लेकिन मुझे तो अरसा हुआ है वहाँ जेल में,
ये आम 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 केस हैं जेल में। अच्छा इकबाल साहब, जेल में गुजरा हुआ सबसे तल्ख और भारी वक्त कौन सा था जिसमें आपने खुद को बेबस महसूस किया? क्योंकि आपने बताया कि जब आप जेल में थे और वालिदैन का इंतकाल भी हो गया और आप आखिरी दीदार भी ना उनका कर पाए, इसके अलावा दीगर कौन कौन से वाक़यात, कौन कौन से सानेहात हुए और आप जेल में ही रहे? जी ये सब तो मुश्किल वक्त था जब मैं सजा हुआ से मौत दी गई मुझे, तो बहुत भारी वक्त था। लेकिन हौली हौली जैसे तरह पुराने कैदी होते हैं, उनकी सिचुएशन देख कर समझ गया था कि मुझे भी अरसा गुजारना पड़ेगा, लेकिन इतना अरसा नहीं कि 22 साल गुजारने पड़ेंगे। मुझे भी यही था कि 4 या 5 साल में केस लगेगा और रूटीन वार अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देंगे या अदालतों को रिलीफ देंगी। हो सकता है कि मुझे रिलीफ दिया जाएगा, नाबालिग भी था, ठीक अच्छा। है। लेकिन मुश्किल तरीन वक्त था जो वालिद साहब फौत हुए, वालदा फौत हुई, ये मुश्किल तरीन वक्त था। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे नाल इतना अरसा रहे हैं वो इन सदमात की वजह से पागल हो चुके हैं, वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो जहन उनके घर के आते हैं तो वो समझान नहीं पाते उनको कि ये हमारे वालदान या बहन भाई हैं, उनको समझान नहीं पाते। बहुत मुश्किल वक्त होता है वो। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है जेल में, कि मैं उस सदमात तो काबिल बर्दाश्त थे। अल्लाह ने सब शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है मुझे। अच्छा इकबाल साहब, एक और बात मुझे ये बताइए कि चूंकि जब आपने जेल काटी, जब आपको सज़ा हुई, आपकी उम्र 17 साल थी, तो एक 17 साल के कैदी के लिए जेल में कोई ख़ास रिलीफ दिया जाता था? कितने घंटे आप लोगों को सलाखों में बंद किया जाता था? क्या कुछ मखसूस मुद्दत के लिए आपको जेल से बाहर निकाला जाता था, सलाखों से बाहर निकाला जाता था, या फिर दीगर जो वहाँ पर ख़तरनाक मुजरिम थे उनकी तरह आपके साथ रवैया रखा जाता था? जी रवैया एक जैसा ही होता है। वो जो सहमौत के कैदी होते हैं ना, उनके रोज़ाना सेल तब्दील होते हैं, यानी कि उन जेल कानून के मुताबिक उर्दी कहते हैं, उर्दी लगाई जाती है उनकी। मैंने तो 20 साल उर्दी लगाई है। रोज़ाना सेल तब्दील होता है, अपना बिस्तरा गोल होता है, वो अगले सेल में जाना पड़ता है, अगले सेल में वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन जो आदमी नाल होते हैं वो भी उनको भी इलम नहीं होता हमने कि कौन कौन से सेल में जाना है। अच्छा, उनके भी सेल तब्दील होते हैं। अच्छा इकबाल साहब, जब आप जेल में थे तो आपके साथ दीगर कितने कम उम्र कैदी थे जिनको एक साथ खतरनाक मुजरिमान के साथ रखा जाता है? क्योंकि जहां तक हमारे इल्म में बात है, एक साथ कम उम्र कैदी और खतरनाक मुलजिमों को नहीं रखा जाता। तो आपके साथ आपकी उम्र के या आपसे कम उम्र कितने मुलजिम वहां पर कैदी थे? जी काफ़ी थे, मुख्तलिफ टाइम में होते हैं ना। वो एक टाइम में तो हो सकता है 20 हों, 30 हों, या गिनती की ज़मानत हो जाती है, किसी की बेल सुलह हो जाती है, वो चले जाते हैं। लेकिन न्यू आमद भी बहुत होती है ना, जो न्यू आमद होती है वो भी वहीं बंद होते हैं। अच्छा इकबाल साहब, अब चूंकि आप एक अरसा 22 साल का अरसा जेल में गुजार चुके हैं, आपने कहा कि जेल के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो खासा आपके लिए मुश्किल भी रहा। अब मुस्तकबिल के लिए आपने क्या सोच रखा है? आगे मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? देखो मैडम साहब, मैं तो ऐसा ही है जैसे बच्चा पैदा होता है। क्योंकि मैं जब जेल में गया था तो वो हमारे भांजे और भतीजे जो हैं वो छोटे छोटे थे, बिल्कुल 1-1 साल के। अब वो जवान है। तो वैसे बिलादरी में और पिंड में और जो भी आदमी है वो, अब मैं उनको समझा नहीं पाता ये कौन है और किसका बच्चा है, किस बिलादरी का है। मैं तो ऐसे ही है जैसा एक न्यू बच्चा पैदा होता है। लेकिन इकबाल साहब, पुराने दोस्त जो उस वक्त आपके साथ थे, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अब वो पहले की तरह मिलते हैं या उनका रवैया चेंज हो गया आपके आने के बाद? जी काफ़ी मिलते हैं, कुछ हैं ऐसे ही जैसे पहले थे, वो कुछ हैं जो जिनके रवैये चेंज हो चुके हैं, तो कुछ ज़्यादा ऐसे ही हैं जो मिलते हैं और मैं उनको समझा नहीं पाता, ठीक है, कि ये हमारे फलाना रिश्तेदार हैं, फलाना दोस्त है। वो भतीजे और भांजे मुझे बताते हैं कि ये फलाना आदमी है, तुम्हारा दोस्त था,
और फिर जो पिछली फिल्म है वो जहन में आती है, तो ऐसे ही है जैसे एक कोमे में चला जाता है ना आदमी, कोमे में वापस आता है तो उसको इल्म होता है कि फलां पिछली फिल्म डिलीट हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। इकबाल साहब, 17 साल की एज में आपने बताया कि आप रिश्ता अज़दवाज में भी बनने जा रहे थे, आपकी गालिबन मंगनी हो चुकी थी, तो अब तो वो सिलसिला नहीं रहा होगा यकीनन। अब आगे मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा है आपने? जी मैडम साहब, हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा और क्या होता है। मुश्किल होती है, आसानी पैदा होती है, देखो वो क्या होता है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपके वालिदैन भी नहीं अब इकबाल साहब, तो आपके रिश्तेदार इस सिलसिले में ताउन करते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे आपकी शादी के सिलसिले में? जी मिलते हैं, जी मिलते हैं, अच्छे हैं, भाई हैं, मशीरा है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कोशिश वाले नहीं कर रहा। कि मैं कहता हूँ कि अभी हमारे मकान वैसे ही थे जो आज 22 साल पहले छोड़ कर गया हूँ। अब हम नए मकान बनाएंगे तो फिर रिश्ता करेंगे। देखो हमारे जो वसैल थे वो तो मुकदमे पर ही लगा दिए गए। अच्छा। ज़मीन बेची, माल डंगर बेचा, वो सब ऐसे मुकदमे पर ही लगाए हैं। अब देखो अब क्या होता है, अल्लाह पाक आसानी पैदा करेंगे। इकबाल साहब, 22 साल ये जो मुकदमा, ये जो केस रहा आपके ऊपर, इस सिलसिले में कितने पैसे आपके खर्च हो गए और क्या ये पैसे रिश्तेदारों की जानिब से आपके लिए खर्च किए गए? कितना नुकसान हुआ इन 22 सालों में? जी मैडम साहब, हिसाब ही को नहीं कि मुझे मुलाकात पर कितना खर्चा हुआ है और वकीलों पर कितना खर्चा हुआ है। बेसाबे वकील किए हमने, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ वक़्त में वकील करते रहे हैं। जो हमारे मकान बता देते हैं कि जो हमारी सरमायाकारी होती थी वो खर्चों पर, अदालतों पर लग जाती थी, वकीलों पर, मुलाकात पर, किरायों पर, वो सब जो सरमाया था वो इधर ही लगा दिया गया है। भाई बास है मेरे तो बड़ा है, वो मुकदमे की पैरवाई करता था, वो जो होता था वो इस मुकदमे में लगा देता था। वही मकान है जो आज तो 22 साल पहले छोड़ कर गया हूँ मैं, वैसे के वैसे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई इनमें, कोई तब्दीली नहीं आई। और 22 साल के अरसे में पैसा, जवानी, वक्त सब खर्च हो गया, लेकिन फिर भी 22 साल का अरसा लगा इंसाफ मिलने में, और अभी भी यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। मोहम्मद इकबाल रांझा साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।